हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिस्ट्री बस। आज हमारे साथ विश्वजीत हैं। विश्वजीत, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? First of all, best wishes to all the PhD aspirants. So I am Biswajit Minji. I am doing PhD at the Center for the Study of Regional Development, JNU. And currently I am in 4th year of my PhD. ओके, तो विश्वजीत अपने सेंटर के बारे में थोड़ा बताइए। CSRD क्या है? CSRD एक्चुअली सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। इसमें 3 डिसिप्लिन आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन स्टडीज़। और मैं डिस्कशन को स्टार्ट ही करता हूँ कि जो PhD एप्लीकेशन कैसे होती है, आप सबने भरा होगा। और उसमें ये होता है कि CSRD में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 3 डिसिप्लिन है, तो 3 डिसिप्लिन का अलग अलग फॉर्म आता है। अच्छा। और उसमें एक ज्योग्राफी है और मैं ज्योग्राफी से हूँ, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉपुलेशन स्टडीज़। ओके, तो क्या इनके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? अलग से पैनल भी इंटरव्यू के लिए अलग से बैठता है? इसमें पैनल आमतौर पे अलग नहीं बैठते हैं। पैनल क्योंकि CSRD काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट, तो उसमें पैनल एक ही रहते हैं। तो हाँ, क्या प्रपोजल में मेंशन करना पड़ता है कि हम इस स्ट्रीम से भर रहे हैं? हाँ, उसमें मतलब अलग अलग टाइम पे वो इंटरव्यू होता है। जैसे कभी पॉपुलेशन के इस टाइम पे इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। तो फिर क्या प्रपोजल का फॉर्मेट तीनों के लिए अलग है? हाँ, तीनों का अलग है फॉर्मेट। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल जो है फॉर्मेट आमतौर पे सब सारी चीज का, सारे डिसिप्लिन का ऑलमोस्ट सिमिलरली होता है। लेकिन आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पे आपका जो फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट करता है। हाँ। अच्छा, तो ज्योग्राफी के लिए प्रपोजल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये आप बता दीजिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। कि रिसर्च मैं कहूँगा कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस। कि आप शायद अभी इनिशियल स्टेज में है, रिसर्च का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर रहे हैं। कैसे रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें, कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करें, डेटा कलेक्शन कैसे करें, ये सब सोच रहे हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता, मतलब फेस कर रहे होंगे आप। तो इसमें मेनली ये होता है कि रिसर्च का जो टॉपिक, पहले बात करूँगा टॉपिक पे, कि टॉपिक जो है आपका कंटेम्पोरेरी होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। और रिसर्च टॉपिक चूज़ करने से पहले आप मान लीजिए अच्छा टॉपिक है, कोई भी टॉपिक अच्छा या बुरा नहीं होता, आपका देखने का नज़रिया, आपका मेथोडोलॉजी, आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये सब डिपेंड करता है आप कैसे चीज़ों को कंटेम्पोरेरी टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कैसे रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपको पहले तो कंटेम्पोरेरी टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। और वो टॉपिक पहले CSRD में जो प्रोफेसर्स हैं, मैं अगर बात करूँ ज्योग्राफी का जो प्रोफेसर्स हैं, उनका स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड है कि नहीं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए, बट देयर इज नो एक्सपर्ट इन CSRD, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, मेरा ये कहना है। अच्छा, तो मतलब डिपेंड करता है कि प्रोफेसर के स्पेशलाइजेशन से मैच करे। हाँ, ऑलमोस्ट। क्योंकि देखो बात ये होता नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसका जो इंटरेस्ट एरिया उसमें वो ज़्यादा बात करने का कोशिश करता है। हाँ। तो आपका टॉपिक अगर किसी प्रोफेसर या कुछ प्रोफेसर्स का इंटरेस्ट एरिया का आधारित है, जैसे स्पेशलाइजेशन जैसे होता है ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी में सोशल ज्योग्राफी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप CSRD में जो प्रोफेसर्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन अगर आपका टॉपिक के मतलब रिलेटेड हो, मैच कर रहा है, तो बहुत अच्छा, मतलब एक काइंड ऑफ पहला इम्पैक्ट जाएगा। हाँ। अच्छा, तो जो प्रपोजल का फॉर्मेट है, जैसे हमारे में है इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद रिसर्च गैप, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, बिब्लियोग्राफी, तो सेम है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, तो मेथोडोलॉजी कैसे डिफरेंट है ज्योग्राफी की बाकी अदर CSRD में जो स्ट्रीम्स है उनसे? उसमें डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैं फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर काम कर रहा हूँ, रिवर मॉर्फोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसमें जैसे बहुत सारे मॉडल्स है, इंडाइसिस है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट किसी भी रिसर्च प्रपोजल का, वो है रिसर्च प्रपोजल का जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आप उस कॉन्सेप्ट को किस आधार पे, किस थ्योरी के साथ आप उसको आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, किस तरीके वो इंटरलिंक्ड है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जैसे आता है रिसर्च गैप, कि आप जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, आप जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, उसमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है कि आप इसमें कर सकते हैं और इसके अच्छा
एनी न्यू नॉलेज, अल्टीमेटली रिसर्च का ही ऑब्जेक्टिव है कि यू नो डेवलप अ न्यू नॉलेज और एंड वेरीफाई विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो आपको पहले जो है रिसर्च गैप, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना है कि इसके रिसर्च क्वेश्चंस मेनली ये होता है कि आप रिसर्च को किस डायरेक्शन में मतलब किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो उसके बाद आपका आता है रिसर्च क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं, 5, 6, 7, ये सब बहुत सारे न्यू कमर्स जो होते हैं करते हैं। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एटलीस्ट तीन ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमम, 3 to 4, ओके। और रिसर्च क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। मैं कहूँगा कि किसी भी रिसर्च का, हमें 5 साल मिलता है, किसी भी रिसर्च का एक सेंट्रल क्वेश्चन होना चाहिए और इस सेंट्रल क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव्स एड्रेस करेगा। और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू नो नॉट इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, ऐसे नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है कि डेटा सोर्सेस, या पहले मेथोडोलॉजी भी आप यूज़ कर सकते हैं कि मेथोडोलॉजी किस मेथड के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे मॉडलिंग हो सकता है, आपका यू नो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, बहुत सारे सैम्पल साइज इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको यू नो सैम्पल साइज इतना क्यों ले रहे हैं, कौन सा मेथड के थ्रू आप सैम्पल साइज यू नो डिटरमाइन करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज टू टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज एट देयर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कि मतलब सेकेंडरी या यू नो क्वालिटेटिव डेटा यूज़ कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ कर रहे हैं, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आई वुड सजेस्ट कि आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जी मतलब प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए रिसेंट में जो काम हुआ है उसका हम साइट कर देते हैं कि ये काम मेरा काम के रिलेटेड है। ऑफकोर्स वी शुड यू नो साइट दिस, बट हमें जो क्लासिकल वर्क्स होता है किसी एक फील्ड का, प्रेफर मतलब कीजिए कि जो क्लासिकल वर्क्स है उसको मतलब जो की वो जरूरी डालें। ये सारी चीज़ें ठीक है। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज में, क्योंकि अभी आपने बोला कि कंटेम्प्रेरी हमें लेना है, कंटेम्प्रेरी टॉपिक लेना है, कंटेम्प्रेरी इशू को उठाना है, तो उसमें प्राइमरी सोर्स क्या होगा और सेकेंडरी सोर्स क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसका मॉडलिंग के थ्रू आप कम कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी मॉडलिंग, पर्टिकुलर में ज्योग्राफी से हो तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो इकोनॉमिक्स का होंगे तो वो डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, जो पॉपुलेशन से होंगे तो डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होगा उसके आधार पर वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं रिवर मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आमतौर पर रिमोट सेंसिंग डेटा है, बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज डेटा है, ओके। जैसे यूएसजीएस बहुत सारा, अभी मैं सोर्सेज के बारे में बात नहीं करूँगा, बट आप लोग जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि देयर आर न्यूमरस यू नो सेकेंडरी डेटा सेट्स फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज। और प्राइमरी, ऑफकोर्स प्राइमरी यू नो डेटा कलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू वैलिडेट योर डेटा। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी एनालिसिस जो हो रहा है उसको वैलिडेट करने का इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मतलब मेरा कहने का ही मतलब था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके हिसाब से आपको डिपेंड करेगा कि आप उसको सेकेंडरी डेटा सेट से, अगर उस चीज जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है, दैट इज एनफ। अगर कोई भी चीज़ है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, उसको अगर सेकेंडरी डेटा सेट से यू नो नहीं हो रहा है, मतलब उसका हम लोग मतलब वैलिडेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में प्राइमरी डेटा सेट कर सकते हैं। उसमें सैम्पल साइज भी आ जाता है, क्वेश्चनर आ जाता है, FGD आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। कितना वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए प्रपोजल का, अगर हम CSRD में इंटरव्यू देने जा रहे हैं? आई होप दैट जो PhD प्रोस्पेक्टस उसमें बताया होगा कि कितना, आई थिंक 6 to 8 पेजेस, 6 to 8 पेजेस, 2500 to 3000 वर्ड्स, ज़्यादा वर्ड लिखने का जरूरत नहीं। ओके, व्हाट डू प्रोफेसर्स प्रेफर, लाइक प्रोफेसर्स क्या देख रहे होते हैं अगर बच्चा इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो व्हाट डू दे प्रेफर? प्रोफेसर्स पहले ये देखते हैं कि जो भी टॉपिक है वो कंसेप्चुअली कितना स्ट्रांग है बंदा, कि आप अगर कंसेप्चुअली हर चीज़ को यू नो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपका जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, तो अब इंटरव्यू पे आते हैं, तो आपका इंटरव्यू कब हुआ था? मैं 2021 में। ओके, तो मतलब कोविड वाला टाइम? कोविड के बाद जस्ट। तो ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन? ऑनलाइन था मेरा।
अच्छा, तो किस तरह के, कितना मिनट आपका इंटरव्यू चला मेरा था? 15 मिनट का। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्वेश्चंस मेरा सब्जेक्ट रिलेटेड, जो मेरा टॉपिक था उसके रिलेटेड पूछा गया था। और उसमें एक चीज़ मैं ऑब्जर्व किया इंटरव्यू में कि आप इंटरव्यू को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको जो है इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ कीवर्ड्स फेंकना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा जिसके वो अटैक होंगे और पकड़ के उसी से क्वेश्चंस पूछे। उससे। अच्छा, तो प्रपोजल के अंदर से ये क्वेश्चन पूछे गए थे या उसके बाहर के भी कुछ बेसिक्स और ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी? ऑफ कोर्स एज ए जियोग्राफर यू शुड नो द बेसिक आई मीन स्टैटिस्टिकल थिंग्स। रिमोट सेंसिंग जो है, अगर कोई रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स से आमतौर पर पूछते हैं जो बेसिक चीजें हैं। और आमतौर पे जो आपका जो टॉपिक है वो कौन सा स्पेशलाइजेशन के तहत आ रहा है, तो स्पेशलाइजेशन का कुछ थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक चीज है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिमोट सेंसिंग का बेसिक चीजें है जो पूछ सकते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली वो अगर वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो वो आपको चैलेंज करेगा कि क्या क्या पढ़ के आए, और वो बेसिक्स तो पूछेंगे ही। ओके, तो अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो CSID में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके टिप्स एंड सजेशंस क्या होंगे? हाँ, और एक चीज़ ऐड करना था मुझे इसमें कि आप जो कुछ भी लिख रही हैं, मतलब आपका प्रपोजल में, उसमें जो भी वर्ड लिख रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्यों लिख रहे हैं, और ऑल द सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसे नहीं कहीं से मिला, अच्छा लगा तो मैं साइड कर दिया। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भी आपके जैसा, मतलब पर्टिकुलरली दोज हू आर नॉट फ्रॉम JNU, जैसे मैं BHU से था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था JNU के बारे में, कैसे इंटरव्यू देना है। प्रपोजल भी पहले बना रहे थे कोविड के बाद, तो बहुत सारा नर्वसनेस था, टेंशन था। तो आई वुड सजेस्ट कि घबराने का कोई बात नहीं है। जस्ट आप जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं जैसे बताया कि पहले आपका रिसर्च टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, लिटरेचर रिव्यू रहेगा, गैप, रिसर्च गैप रहेगा, रिसर्च क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेथोडोलॉजी रहेगा, रेफरेंसेस रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, और दैट शुड बी इंटरलिंक टू ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बहुत कभी टाइम पे बहुत अच्छे फैंसी टर्म यूज़ करते हैं, फैंसी टेक्निक यूज़ करते हैं, बट देखते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका मेथोडोलॉजी, उसमें कोई कनेक्शंस नहीं है। लेकिन आप सिंपल मेथोडोलॉजी यूज कीजिए, बट दैट शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट कैन जस्टिफाई योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, तो ये मेरा सजेशन रहेगा। और इंटरव्यू के लिए आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। JNU का जो प्रोफेसर्स हैं बहुत फेमिलियर है। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो फील्ड है, आपका जो टॉपिक है, उसमें कमेंट रखिए, और आप किस तरीके से इंटरव्यू को डायरेक्ट करते हैं वो उस तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा होगा। वो अच्छा होगा। ओके, तो नाउ टेल आवर व्यूअर्स टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑफ कोर्स, प्लीज टू लाइक, शेयर and don't forget to press the bell icon button. Okay, thank you Biswajit. Bye bye.